राकेश और प्रीति अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक कमरे में किसी चीज के गिरने की भयानक आवाज आई, जिससे प्रीति की आंखें तुरंत खुल गई। उसने डरते हुए इधर उधर देखा। अंधेरे में उसे दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। डर के मारे उसके मुंह से चीख भी नहीं निकल पाई। तभी वो काली आंखें एक काली बिल्ली के रूप में उसके सामने थे। बिल्ली ने पास में रखी ड्रेसिंग टेबल से उसकी सिंदूरदानी गिरा दी और तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। प्रीति ने कांपते हाथों से लाइट जलाई तो देखा सिंदूर के पास कुछ उल्टे पैर बने हुए थे। प्रीति अभी सोच ही रहे थे कि बिल्ली के ऐसे उल्टे पैर कैसे हो सकते हैं। तभी अचानक राकेश की जोरदार चीख से पूरा कमरा गूंज उठा। वो अपनी जगह पर बैठा हुआ था, आंखें बंद थे और उसे सांस लेने में भारी तकलीफ हो रही थे। पलक झपकते ही उसके चेहरे से खून निकलने लगा, मानो किसी ने बुरी तरह से नोच दिया हो। ये भयानक नज़ारा देखकर प्रीति सुन्न रह गई। उसने घबराकर राकेश को हिलाया। राकेश, क्या हुआ? होश में आओ, ये चोट कैसे लगी? लेकिन राकेश को कोई होश नहीं था। उसके हाथ मुड़कर बेतरीब हो गए थे और उसके मुंह से बस चीखें निकल रहे थे। कई साल पहले वैलेंटाइंस डे के दिन हर कोई अपने प्यार का इजहार कर रहा था। विशाल भी प्रीति से अपने प्यार का इजहार करना चाहता था। उसने घुटनों पर बैठकर प्रीति को प्रपोज किया, लेकिन प्रीति ने साफ इनकार कर दिया। कुछ समय बाद प्रीति की शादी राकेश से हो गई, लेकिन विशाल प्रीति को भूल नहीं पाया। एक रात शराब के नशे में धुत विशाल प्रीति की याद में रो रहा था। ये तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया प्रीति, मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा। तो उसके दोस्त ने पूछा, बदला? कैसे बदला लेगा? तो विशाल ने कहा, चल मेरे साथ। शराब के नशे में चूर दोनों दोस्त शहर के शमशान घाट में पहुंचे। वहां गहरे अंधेरे में बस एक जलती हुई चिता की लौ टिमटिमा रहे थे। वो अंधेरे में आगे बढ़े। एक चमगादड़ उनके सिर के ऊपर से उड़ता हुआ निकल गया, जिससे सिहरन दौड़ गई। उनकी नजरें जलती हुई चिता के पास एक अघोड़ी पर पड़ी, जो उसके पास बैठा तंत्र पूजा कर रहा था। चिता के चारों ओर एक चौकार घेरा बना हुआ था। एक कटोरे में खून रखा था। पास में एक काले कपड़े की गुड़िया और एक नींबू, जिसमें सुइयां चुभोई हुई थी। तांत्रिक ने भयानक मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसने नींबू से सुई निकालकर उसे काले कपड़े वाली गुड़िया के हाथों में चुभाना शुरू कर दिया। हैरानी की बात थी कि गुड़िया के हाथों से खून निकलने लगा। ये देखकर तांत्रिक के चेहरे पर एक रहस्यमयी क्रूर मुस्कान आ गई। वो कुछ देर तक उस गुड़िया के शरीर में जगह जगह सुई चुभोता रहा और जहां जहां सुई चुभती वहां से खून बहता शुरू हो जाता। फिर उसने उस गुड़िया के हाथ पैर तोड़ दिए और उसकी गर्दन मरोड़कर उसे जलती हुई चिता में फेंक दिया। सारी क्रिया करने के बाद जब तांत्रिक अपनी जगह से उठा तो विशाल ने उसके पैर पकड़ लिए। तांत्रिक ने गुस्से में कहा, दुष्ट, मेरे पैर छोड़ दे। तूने मेरे पैर क्यों पकड़ रखे हैं? विशाल गिड़गिड़ाया, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। तो तांत्रिक ने पूछा, मदद?
कैसी मदद चाहिए तुझे? विशाल ने अपनी इच्छा बताई। मुझे मुझे काले जादू से अपने खोए हुए प्यार को वापस पाना है। विशाल के मुंह से काले जादू की बात सुनकर तांत्रिक जोर जोर से उपहास करने लगा। उसकी हंसी शमशान के सन्नाटे में गूंज उठे। तांत्रिक ने ठहाका लगाते हुए कहा, आजकल के लोगों को लगता है कि तंत्र साधना बच्चों का खेल है। मैंने इस साधना को सीखने के लिए अपनी पूरी जवानी शमशान में बिता दी। वैसे भी दूसरे का बुरा सोचकर की गई तंत्र साधना हमेशा गलत नतीजा देती है। कहीं ऐसा ना हो कि उसका पूरा असर तुम पर भी हो जाए। विशाल ने अपनी जेब से ढेर सारे पैसे निकालकर तुरंत तांत्रिक को दे दिए। ये तो सिर्फ नजराना है, विशाल ने कहा। अगर आप हाँ कर दें तो मैं आपको और भी पैसे दूंगा। विशाल ने तांत्रिक से कहा, मेरा काम तो आपके लिए बाएं हाथ का काम है ना? तांत्रिक ने गुस्से में कहा, पैसे से मेरी विधा का अपमान कर रहा है मूर्ख। ये कहते हुए उसने तुरंत अपने हाथ से विशाल के कुछ बाल उसके सिर से खींचकर तोड़ लिए। फिर कुछ तंत्र मंत्र पढ़े और पास रखे नींबू में वो बाल लपेट दिए। जैसे ही उसने बाल को नींबू में लपेटा, विशाल की सुई लगने लगी। उसकी चुभन का एहसास विशाल को तुरंत हुआ। वो बार बार जोर से चीखते हुए तांत्रिक से माफी मांग रहा था। तांत्रिक ने क्रूरता से कहा, अब एहसास हुआ तंत्र विधा क्या होती है? विशाल ने दर्द में कराहते हुए कहा, मान गया, मैं आपकी तंत्र विधा की ताकत को अच्छे से मान गया। मुझे मेरा प्यार दिलवा दीजिए, सारी जिंदगी आपकी गुलामी करूंगा, यकीन मानिए। विशाल की बात सुनकर तांत्रिक मुस्कुराया। जा, जिसे तेरे रास्ते से हटाना है उसके बाल और शरीर पर पहना हुआ कपड़ा लेकर आने वाली अमावस्या पर आना, तेरा काम हो जाएगा। विशाल को राकेश को अपनी जिंदगी से हटाने का रास्ता तो मिल गया था, लेकिन राकेश के बाल और उसका कपड़ा कैसे हासिल करता? वो अब एक पब में बैठा इसी सोच में डूबा था कि उसने देखा प्रीति और राकेश दोनों उसी रेस्टोरेंट में दाखिल हुए हैं। डिनर करने के बाद जब पेमेंट करने की बारी आई तो राकेश के पर्स उसके पास नहीं था। किसी जेब कतरे ने उसका पर्स चुरा लिया था। होटल का मैनेजर उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। ऐसे में विशाल आगे आया और उसने उन दोनों के बिल का भुगतान कर दिया। इसी घटना से राकेश और विशाल की दोस्ती की शुरुआत हो चुकी थी। अब दोनों अक्सर पब में बैठकर साथ में शराब पीते थे। एक दिन शराब ज्यादा होने की वजह से राकेश का किसी से झगड़ा हो गया। उसी हाथापाई में उसके कपड़े भी फट गए। विशाल तो इसी मौके की तलाश में था। उसने तुरंत राकेश की फटी हुई शर्ट का टुकड़ा उठाया और उसके बाल खींचकर उसकी जेब में संभाल कर रख लिए। कुछ दिनों बाद जब अमावस्या आई तो वो सारा सामान लेकर उसी तांत्रिक के पास शमशान में पहुंचा। तांत्रिक पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। आज शमशान में कोई चिता भी नहीं जल रहे थे, इसलिए तांत्रिक ने शमशान के बीचों बीच एक हवन कुंड जलाया हुआ था। हवन कुंड के आसपास काले जादू का पूरा सामान रखा था। जैसे ही विशाल ने तांत्रिक को राकेश के बाल और कपड़े दिए, तांत्रिक ने काली गुड़िया उठाई और उस पर सारा सामान रख दिया। फिर उससे पूजा के जरिए उस गुड़िया में राकेश की आत्मा का आवाहन किया और काले जादू के जरिए राकेश की जान ले ली। विशाल बहुत खुश था क्योंकि राकेश के जाने के बाद उसका खोया हुआ प्यार उसे मिल गया था। कुछ समय बाद
विशाल और प्रीति साथ रहने लगे। एक दिन विशाल किसी काम से बाहर गया था और प्रीति घर की सफाई कर रहे थे। उसी समय उसे विशाल की अलमारी में एक काले कपड़े की गुड़िया और काले जादू का सामान मिला। ये सब देखकर वो हैरान थे। उसके मन में कई सवाल थे जो वो विशाल के घर आते ही पूछने वाले थे, मगर उससे पहले ही उसकी एक सहेली अचानक से उसके घर आ गई और उसके हाथों में सारा सामान देखकर उससे कई सवाल पूछने लगे। ये काले जादू का सामान तुम्हारे पास कैसे है? कहीं तुम कोई गलत काम तो नहीं कर रही हो? तो प्रीति ने जवाब दिया, ये कैसी बातें कर रही है तू? ये सब तो विशाल का है, मैं खुद उससे सवाल पूछने वाली थी। सहेली ने गहरी सांस लेते हुए कहा, विशाल का सामान? कहीं राकेश की मौत में विशाल का हाथ तो नहीं? प्रीति अविश्वास से बोली, कैसी बातें कर रही है, क्या कहना चाहती है तू? तो सहेली ने समझाया, तू मान या ना मान, मगर मुझे यकीन है कि राकेश की मौत काले जादू से ही हुई है। विशाल तुझे कॉलेज के समय से चाहता था और हो ना हो उसी ने राकेश को अपने रास्ते से हटाया है। ये सुनकर प्रीति जोर जोर से रोने लगी। उसके आंसुओं में राकेश की याद और विशाल के धोखे का दर्द था। मुझे तेरी मदद की जरूरत है, प्रीति ने अपनी सहेली से कहा। तू भी तो काले जादू के बारे में जानती है, मुझे राकेश की मौत का बदला लेना है। सहेली ने पहले उसे समझाया, पागल मत बन, विशाल अब तेरा पति है। लेकिन प्रीति ने दृढ़ता से कहा, मगर राकेश मेरा पहला प्यार था। सहेली के लाख समझाने के बावजूद जब प्रीति नहीं मानी तो सहेली विशाल पर काला जादू करने के लिए राजी हो गई। अमावस्या की रात को घर के तहखाने में दोनों ने काले कपड़े की गुड़िया की मदद से विशाल पर काला जादू किया। जिस तरह राकेश तड़प तड़प कर मरा, प्रीति ने ठीक उसी तरह गुड़िया को प्रताड़ित किया। मरने से पहले विशाल की सारी हड्डियां मुड़ चुकी थी, हाथ पैर बेतरीब हो चुके थे। आखिर में प्रीति ने उस गुड़िया की गर्दन मरोड़ दी और विशाल की सांसें रुक जाने से वो मारा गया। प्रीति ने फुसफुसाकर कहा, बुरे काम का बुरा नतीजा। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। और डॉक्टर साहब, नए ट्रॉमा सेंटर में जॉब कैसी चल रही है? फोन की दूसरी तरफ से दोस्त अंकुश ने जब डॉक्टर आदित्य से पूछा तो डॉक्टर आदित्य की आवाज में एक अलग ही बेचैनी थी। पता नहीं यार, ट्रॉमा सेंटर तो है लेकिन यहाँ पर जो डेथ रेट है वो एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा है। ट्रॉमा सेंटर है तो एक्सीडेंटल केस तो आएंगे, डेथ रेट तो ज़्यादा होगा ही, फिर उनसे क्या डरना। हाँ वो बात नहीं है, लेकिन अमूमन इतनी डेथ काउंट होते नहीं है यहाँ पर जितने यहाँ पर है। समझ रहा है बात को? चल कोई बात नहीं, अगर काम समझ ना आए तो कुछ वक्त करके छोड़ देना। अंकुश की आवाज में सहानुभूति थी। फोन रखने के बाद डॉक्टर आदित्य सोच में पड़ गया था। वो अपने दोस्त अंकुश को कैसे बताए कि डेथ रेट से तो नहीं, लेकिन यहाँ पर जो अफवाहें फैली हुई हैं वो उन्हें ज़्यादा परेशान कर रहे थे। कल ही जब वो सर्जरी के बाद मरीज को मृत घोषित करता हुआ बाहर निकलने लगा तो उसने देखा उसका ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट दिवाकर। असिस्टेंट उस लाश के गले में एक लाल माला पहना रहा था। जब उसने पूछा कि ये क्या है तो उसने कहा, साहब यहाँ पर लाशें भूत बनकर फिरती हैं। क्या बकवास कर रहे हो? बौखला गया था आदित्य।
हाँ सर, ये सही बात है। जब तक इन लाशों का अंतिम संस्कार नहीं होता, ये लाशें भूत बनी यहीं पर घूमती फिरती रहती हैं। जिंदा लोगों और लाशों में अंतर करने के लिए हमें लाश को लाल माला पहनाना पड़ता है। डिस्गस्टिंग, कैसी बकवास बात है। कहता हुआ हड़बड़ाता हुआ आदित्य ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गया था, लेकिन दिवाकर की बात उसे देर तक परेशान करती रहे थे। रात बड़ी मुश्किल से नींद आई और अगले दिन जब अस्पताल पहुंचा और तीसरे फ्लोर पर बने हुए ऑपरेशन थिएटर पर पहुंचने के लिए जैसे ही लिफ्ट की ओर बढ़ा तो पीछे से एक आदमी तेजी से हाथ बढ़ाता हुआ उसकी ओर आ रहा था। उसकी आंखें लाल थी। उसके गले में लाल माला देखते ही आदित्य घबरा गया था और उसने लिफ्ट में आते ही तेजी से लिफ्ट को अंदर से बंद कर लिया था। अब आदित्य बुरी तरह से हाँफ रहा था, जिसे देखकर लिफ्ट में पहले से ही खड़ा एक व्यक्ति जो शॉल ओढ़े हुए था, उसको इतना परेशान देखकर उसने कहा, सर क्या हुआ? तब आदित्य ने उसे सब कुछ बताया। उसे दिवाकर का पूरा किस्सा बताया कि वो आदमी कैसे लाल माला पहने हुए था। ये सुनते ही उस आदमी ने अपना शॉल हटाकर कहा, सर ऐसी लाल माला की तो बात नहीं कर रहे हैं आप? अब उस लाल माला पहने व्यक्ति की आंखें भी बिल्कुल लाल हो गई थी और इधर आदित्य की आंखें फैल गई थी। थर्ड फ्लोर पर ऑपरेशन थिएटर के बाहर अब आदित्य भी लाल माला पहने हुए स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। राजेश एक युवा लेखक था जो अपने नए उपन्यास के लिए एकांत की तलाश में था। उसने शहर से दूर एक पुराना और सुनसान घर किराए पर लिया। वो घर बहुत ही पुराना था और कई सालों से वहां कोई नहीं रहता था, लेकिन राजेश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे तो बस शांति चाहिए थी। पहली रात जब राजेश अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहा था तो उसे दूर से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान नहीं दिया और सो गया, लेकिन रात के बीच में वो फिर से जागा। इस बार आवाज और भी साफ थी, जैसे कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा हो और उसका नाम लेकर पुकार रहा हो, राजेश, राजेश। आवाज धीमी और भयानक थी। राजेश ने सोचा कि शायद ये उसकी कल्पना मात्र है। उसने खुद को समझाया कि यह पुराना घर है, यहाँ अजीब आवाजें आना सामान्य बात है। लेकिन अगली रात वही आवाज फिर से सुनाई दी, इस बार और भी नजदीक से। राजेश, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? आवाज अब उसके कानों के पास से आ रही थी। राजेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घर के चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा। फिर भी उसे लगने लगा कि वो घर कुछ छिपा रहा है। अगली सुबह राजेश ने घर के पुराने हिस्सों की जांच करने का सोचा। उसने बेसमेंट का दरवाजा खोला और नीचे उतरा। बेसमेंट में धूल और मकड़ियों का जाल था। एक कोने में उसे एक पुराना टेप रिकॉर्डर दिखा जो धूल से ढका हुआ था। उत्सुकता में आकर उसने उसे साफ किया और चलाने की कोशिश की। रिकॉर्डर ने थोड़ा शोर किया और फिर अचानक बंद हो गया। लेकिन अचानक से उस रिकॉर्डर से वही आवाज आने लगी जो रात को सुनाई दे रहे थे, राजेश, तुमने मुझे जगा दिया है, अब कोई रास्ता नहीं। राजेश घबराकर पीछे हट गया। तभी उसकी नज़र रिकॉर्डर के नीचे रखी एक पुरानी डायरी पर पड़ी। उसने डायरी उठाई और उसे पढ़ना शुरू किया।
डायरी में पिछले किराएदार की कहानी लिखी हुई थी। जो भी उस घर में रहने आया वो उन आवाज़ों से परेशान हो गया था और आखिरकार वो गायब हो गया था। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो भी ये पढ़ रहा है वो अब सुरक्षित नहीं है। ये आवाज़ें किसी और की नहीं बल्कि उसी की होती है जो इसे सुनता है। ये आवाज़ें उसकी आत्मा का हिस्सा बन जाती हैं। राजेश ने डायरी फेंक दी और बाहर भागने लगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला उसे वही आवाज़ फिर से सुनाई दी। इस बार उसकी अपनी ही आवाज़ में, राजेश तुम मुझसे बच नहीं सकते, मैं तुम्हारे अंदर हूँ। राजेश ने अपने कानों को ढक लिया, लेकिन आवाज़ और तेज हो गई। अब उसे अपने अंदर से कई आवाज़ें सुनाई दे रहे थे, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। अगले दिन जब मकान मालिक आया तो उसने राजेश को बेसमेंट में बेहोश पाया। राजेश की आंखें खुली हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में जिंदगी की कोई झलक नहीं थी। वो बस बड़बड़ा रहा था, मैं आवाज़ हूँ, अब मैं ही आवाज़ हूँ। कहते हैं उस दिन के बाद से राजेश की वही आवाज़ उस घर में गूंजती रहती है। जो भी नया किराएदार आता है वो वही आवाज़ें सुनता है और फिर एक दिन वो भी उन आवाज़ों का हिस्सा बन जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी कहानी की ओर। सारे कस्बे के लोग उस अस्पताल को भूतहा अस्पताल कहते हैं। उस अस्पताल का असली नाम विक्टोरिया हॉस्पिटल है। इस अस्पताल को आज से करीब 100 साल पहले अंग्रेजों ने बनवाया था। उस अस्पताल के सामने एक कब्रिस्तान है। मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि आज से 60 साल पहले इस अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान बहुत ही बड़ी भूल चूक हो गई थी, जिसकी वजह से एक लड़की की मौत हो गई। तब से उसी लड़की की आत्मा उस अस्पताल में भटकती फिरती है। रात को ढलते ही कोई भी इंसान उस रास्ते से नहीं गुजरता, क्योंकि उस लड़की की आत्मा राहगीरों को परेशान करती है। हालांकि मैं दादाजी की बताई पुरानी भूतहा कहानियों में ज़्यादा विश्वास नहीं करता था। एक रात मैं अपने 2 दोस्तों अंकित और राजू के साथ रात को बाइक पर घूम रहा था। तभी मेरे एक दोस्त ने मुझे विक्टोरिया हॉस्पिटल वाले रास्ते से चलने को कहा। हम में से कोई भी ज़्यादा भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता था, तो हमने उसी रास्ते से जाने का पक्का किया। उस समय रात के 10 बज चुके थे। हम तीनों ने ये बात अपने घर वालों को नहीं बताने का वादा किया और उस रास्ते पर निकल पड़े। जैसे ही हम उस रास्ते से निकले, रास्ते पर रेत होने की वजह से हमारी बाइक फिसल गई और हम तीनों धड़ाम से बाइक से दूर जाकर गिरे। गनीमत थी कि हम लोगों को कोई चोट नहीं आई। बाइक चला रहे मेरे दोस्त अंकित ने बोला कि उसका बैलेंस तो बराबर था, पता नहीं बाइक कैसे फिसल गई। हालांकि वो थोड़ा डर गया था, तो मेरे दूसरे दोस्त राजू ने बाइक चलाने को कहा। अब राजू बाइक चला रहा था। हम 1 किलोमीटर ही चले थे कि अचानक हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया और गाड़ी की स्पीड तेज होने की वजह से गाड़ी इस बार फिर पिछली बार से दूर जाकर फिसलती गई। इस बार हमें कोहनियों और घुटनों पर थोड़ी चोट आई थी। अंकित फिर से बोला कि इस जगह में ज़रूर कोई गड़बड़ है, हम लोग वापस चलते हैं। लेकिन मैंने और राजू ने उसकी बात नहीं मानी और बाइक उठाकर पैदल चलना शुरू कर दिया। हम थोड़ी दूर चले ही थे
कि अचानक किसी लड़की के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। ये सुनकर हम रुक गए। तभी अंकित बोला, यार तुम लोगों को चीखने की आवाज़ सुनाई दी क्या? हमने उसकी बातों को अनसुना करके कहा कि शायद कोई जानवर की आवाज़ होगी। 5 मिनट चलने के बाद फिर वही चीख सुनाई दी। इस बार तो हम दोनों को भी थोड़ा डर लगने लगा। हम तीनों ने वापस चलने के बारे में सोचा, लेकिन हम रास्ते के बीच में आ गए थे। पीछे चलने में 3 किलोमीटर और आगे चलने में 2 किलोमीटर और बाकी था। हम लोगों ने आगे जाने का सोचा। थोड़ा आगे चलने पर हमें बरगद के पेड़ के नीचे एक औरत दिखाई दी। इतनी रात को अकेली औरत को देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हम लोगों ने पीछे मुड़ने का सोचा। तभी वो बूढ़ी औरत चिल्लाई, बेटा रुको, मुझे हाईवे तक का रास्ता बता दो। हमने पूछा, आप इतनी रात को इस रास्ते पर क्या कर रही हो? तो उस बुढ़िया ने कहा, मैं पड़ोस के गांव की रहने वाली हूँ और मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं पैदल ही निकल पड़ी। हाईवे के पार मेरा गांव है। हमने उस बुढ़िया की बात का विश्वास कर लिया और आगे निकल पड़े। रास्ते में वो बुढ़िया हमसे सारी बातें पूछने लगी। बुढ़िया हम तीनों के पीछे चल रहे थे। हम तीनों दोस्त अब अपनी बात कर रहे थे। तभी राजू बोला, लो माँ जी, आ गया आपका रास्ता। और वो जैसे ही पीछे मुड़ा तो वहां कोई नहीं था। हम तीनों की तो सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। हम बाइक को धक्का मारते हुए जोर जोर से भागने लगे। भागते भागते अंकित ठोकर खाकर गिर गया और हमें जोर से चीख सुनाई दी। हमने भी बाइक को वहीं पटक कर अंकित के साथ दौड़ने लगे और अस्पताल के पास कब्रिस्तान तक पहुंच गए। ये सब होते होते रात के 12-1 बज चुके थे। हम पसीने से तरबतर हो गए थे और कब्रिस्तान पार कर एक मंदिर में रुक गए, क्योंकि अगर बिना बाइक के घर जाते हैं तो जूते पड़ते हैं। इसलिए उस रात मंदिर में ही रुक गए और सुबह होते ही बाइक लेकर अपने घर आ गए और घर वालों से कह दिया कि रात को दोस्त के यहाँ पर रुका था। उस रात के बाद से हम उस रास्ते पर कभी नहीं गए। मुझे आज भी सपने में वो भूतिया बुढ़िया और चीखने की आवाज़ें आती हैं।